I hope this is clear, guys. Exactly similar to question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो चलिए मेरे को फटाफट चैट में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लग रहा है, क्या होगा. ओके, सो यहां पे मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. अंशु, आशीष, अज्ञा, राघवेंद्र, शुभम, निखिल, श्रेय, आयुषी, इन लोगों का कहना है ऑप्शन ए. पूजा का कहना है ऑप्शन बी. पीयूष का कहना है ऑप्शन सी. अंश का भी कहना है ऑप्शन ए. बाकी सब विश्वास, ये विश्वास नहीं होता कि आपके उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता है. सर अभी ज्वाइन किया है सर. अच्छा, चलिए. तो मैक्सिमम लोगों का कहना है यहाँ पे ऑप्शन है, राइट. अगेन विल फॉलो द सेम अप्रोच. एक आपको मन में ट्रायंगल बनाना था, मैं उसको बोर्ड पे बना देता हूं. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो कि आइसोसेलेस भी हो एंड राइट एंगल ट्रायंगल भी हो. अब यहां पे बता दिया कि राइट एंगल बन रहा है बी पे, ठीक है. ए बी सी. अब ये हमारा हो गया. अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड्स इक्वल होते हैं, अपने 9th के ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो दो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट के जो दो एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होंगे. जैसे कि यहाँ पे एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, राइट. ये तो पहले से हमारा क्लियर है कि ये 90 डिग्री है. तो बी के अपोजिट में हमारे पास आ गया हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होता है, तो ये किसी और के साथ तो इक्वल नहीं हो सकता. अब बात करते हैं ए बी और बी सी. अब ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू दोनों को सेम अज्यूम करते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दोनों एक्स है. अब अगर ये दोनों एक्स है तो ये वाला एंगल अगर वाई होगा तो ये वाला एंगल भी वाई होने वाला है, ठीक है. अभी जस्ट हमने 1 वाले में देखा कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ये कितना होने वाला है? ये होगा 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री. अब एंगल ए भी मैंने y लिखा हुआ है और एंगल सी भी मैंने y लिखा हुआ है, तो y प्लस वाई कितना हो गया? 90 डिग्रीज हो गया. तो y प्लस वाई अगर 90 हो गया तो 2y हो गया हमारा 90, और 2y अगर 90 हो गया तो y का वैल्यू 45. इसका मतलब दोनों ही एंगल्स कितने होंगे? 45 डिग्री 45 डिग्री, राइट. कोई प्रॉब्लम किसी को? जिन लोगों ने दूसरे ऑप्शन मांग किए थे अदर देन ऑप्शन ए, आई होप दिस इज क्लियर गाइस. सिंपल सा ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी यूज हो रहा था. सो आई कैन सी लाइक पूजा ने मार्क किया था, पीयूष ने मार्क किया था, तो आई होप ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पे अभी से रिमूव कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. बताओ, डायग्राम बनाओ या फिर मन में थोड़ा डायग्राम ये करोगे तो ही हो जाएगा.
ग्रेट। तो चलो इसमें तो सबका रिस्पॉन्स सेम आ रहा है, which is 13 यूनिट्स, राइट। क्या लॉजिक होगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई करते हैं हम लोग? एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस AC है, तो AC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम के बराबर। तो बाकी दोनों साइड है AB, उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस BC, उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 13, which is our option number C, right? Question number 4. आवाज, guys, am I audible properly? यस सर। यस सर। पीयूष एक बार चेक कर लो यार, आवाज आ रही है बाकियों को। Question number 4, hurry up. Sides opposite to equal angles in a triangle may or may not be equal. True or false? सोचो गाइज, 9th के ऊपर बेस्ड है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ना, उसी प्रॉपर्टी को याद कर लो, काम बन जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना है A, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे B, और एक दो है डोंट नो वाले। गाइस देखो क्या होता है, ये प्लीज याद रखो अभी से। हाँ, एक ट्रायंगल में सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? यही खासियत है ना कि भाई साहब उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब जैसे अगर मैं इसको दे दूं A B C, अब अगर मैं बोलूं कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैं कह रहा हूं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वेयर AB इज इक्वल टू AC, मैं कह रहा हूं कि AB इज इक्वल टू AC। तो उस केस में क्या होगा? AB के ऑपोजिट में अभी आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? AB के ऑपोजिट में दिख रहा है एंगल C, और AC के ऑपोजिट में दिख रहा है एंगल B। ये इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी क्लास 9 में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और आप इसको सीधा सा यूज कर सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में कहते हैं ना कि दो साइड्स इक्वल होते हैं या फिर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों एक ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पे AB के ऑपोजिट में है एंगल C, और AC के ऑपोजिट में है एंगल B। इन दोनों का जो वैल्यू होगा ना, मेजर जो होगा, वो इक्वल होगा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ट्रू। अच्छा, यहाँ पे नहीं, ये ट्रू नहीं होगा, ये बोला है मे और मे नॉट बी इक्वल, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉल्स मार्क करोगे, क्योंकि ये तो हमेशा ट्रू होता है, हमेशा साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स इक्वल होते हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ पे फॉल्स मार्क करोगे, ट्रू मार्क नहीं करोगे। बट आई होप मेरा जो मेन कंसर्न था कि ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपको दिमाग में फिट करना है। कहीं ना कहीं आपने नोटिस किया होगा इस थ्योरम का यूज क्वेश्चन नंबर 2 में भी हुआ था।
राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था, साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके गाइस, सो अब आ रहा है लास्ट क्वेश्चन। इनइक्वालिटी वाला एक पार्ट होता था, उसके ऊपर बेस्ड है। तो युविका का आंसर आया है ऑप्शन ए, अज्ञा एंड अंशु ने मार्क किया ऑप्शन बी। आप तीनों में से कोई एक बता सकते हो क्या किस प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क किया है? एनीवन? पहले एंगल सी का वैल्यू निकाल के सर। हाँ, पहले एंगल सी का वैल्यू निकालिए, क्योंकि बी 90 डिग्री है, ए 30 डिग्री है, तो उसको यूज करते हुए हम आराम से सी का वैल्यू निकाल सकते हैं 60 डिग्री, राइट। हाँ, उसके बाद सर तो सी का एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होगा। सी के सामने वाला कि बी के सामने वाला? बी के सामने। सर बी के सामने। बी सबसे बड़ा है ना, तो बी के सामने वाला सबसे बड़ा होगा। सी सेकेंड पोजीशन पे आता है, तो सी के ऑपोजिट वाला सेकेंड लार्जेस्ट होगा। और ए एंगल सबसे छोटा है, तो ए के ऑपोजिट वाला जो है वो सबसे छोटा साइड होगा। ये आप लोगों को इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट होता है ना, इनइक्वालिटी इन अ ट्रायंगल, आपके ट्रायंगल चैप्टर क्लास 9 का लास्ट एक्सरसाइज, उसके ऊपर बेस्ड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल C and angle C greater than angle A है, राइट। B greater than C and C greater than A है। अब B के ऑपोजिट में क्या आता है? एंगल B के ऑपोजिट में है AC, तो AC ग्रेटर होगा। अब एंगल C के ऑपोजिट में आ रहा है AB एंड एंगल A के ऑपोजिट में आ रहा है BC, ठीक है। तो अब ये कौन सा ऑप्शन मार्क करना है? AC हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब बीच में आना है ए बी, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। इज इट क्लियर युविका? आपने ऑप्शन ए मार्क किया था, पता चला? इज इट ओके एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इसको यहां से हटाते। अच्छा, नाउ आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जितने भी यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए, सारे के सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर बेस्ड है? कहीं ना कहीं ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है, राइट। आइसोसेलेस आया कहीं पे, लेकिन मेनली कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे हमको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो चलिए, सो अब शुरू करते हैं चैप्टर से। सो मेनली इसका रीजन ये था ना, देखो जैसे ट्रिगोनोमेट्री वर्ड, तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड में जो ट्राई है ये बेसिकली 3 को मीन करता है। गॉन जो हो गया यहाँ पे, ये हमारे साइड्स हो गए, और मेट्री जो हो गया कहीं ना कहीं, दैट वी मेनली यूज फॉर द मेजरमेंट
और स्टडी बोलो, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो टॉपिक है, दिस इज अ स्टडी which helps us to relate the sides with angles of a right angle triangle, ठीक है, of a right angle triangle। तो ये एक ऐसी स्टडी है जहां पे कहीं ना कहीं हम साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं। बेसिकली किसके लिए? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे 11th में, तो 11th में ये जो स्टडी है ना, इसको और ब्रॉड कर दिया जाता है, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल तक लिमिटेड नहीं रहता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी लेकिन हमारा टारगेट क्या? हमारा टारगेट है 0 से 90 डिग्री तक के जो एंगल्स होंगे उनका उस ट्रायंगल के साइड्स के साथ क्या रिलेशन होगा, वही चीज कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पढ़ते हो। ओके गाइस, और यही स्टडी के लिए ना, मतलब यही टू रिलेट the sides with angles, to relate the sides with angles, trigonometry और trigonometric ratios, शॉर्ट में कहीं कहीं पे आपको बुक में टी रेशियोज लिखा हुआ दिखेगा, आर यूज्ड, ठीक है ना। तो अब इन्हीं स्टडीज को पढ़ने के लिए हम लोगों को मतलब इस चैप्टर में आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे कितने रेशियोज होते हैं? सो वी हैव, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कौन से हैं उस पे हम थोड़ी देर पे आएंगे, बट उससे पहले अपन चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे ना आपको परपेंडिकुलर, एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस, ये डेफिनेशन के ऊपर बात बहुत ज्यादा होती है। तो फिर हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई साहब एक पर्टिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन सा होगा और हाइट कौन सा होगा, अब परपेंडिकुलर वगैरह ये सब कौन से होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो ये अपना बी हो गया 90 डिग्री। बी अगर 90 डिग्री हो गया गाइस, हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारा जो एंगल बी है ये अपना 90 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब है कि बाकी दोनों जो होंगे एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा 90 डिग्री का। इंप्लाइज एंगल ए उठा के बोलो या फिर एंगल सी के बारे में बोलो, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए, राइट। एक्यूट का मतलब क्या होता है? 90 से कम। अब अगर मैं कंसीडर करता हूं एंगल ए, अगर मैं कंसीडर करता हूं एंगल ए, तो एंगल ए इस एंगल ए के रिलेटेड ना हमको दो टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा और इस एंगल ए के लिए बेस कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, तीनों ही केस में, और हाइपोटेन्यूज की बात करें, इस एंगल ए के लिए भी हाइपोटेन्यूज क्या होगा ये भी देख ही लेते हैं नाम के लिए। तो गाइस आप एक बात बताओ,
एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वही हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं, राइट? 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसी को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये तो मेरा सिंपल हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाँ, ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब परपेंडिकुलर वाला जो चीज होता है ना, इसको आप ऐसे याद रखो, इट इज एक्चुअली साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। इट इज साइड अपोजिट टू एंगल ए। और जो बेस है ये हो गया हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। सर एंगल ए का अपोजिट साइड सर तो बेस होगा ना? नहीं, एंगल ए के ऑपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल जिस साइड के ऊपर है ना उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर एंगल ए की बात करोगे तो इसके ऑपोजिट वाला तो बड़ा क्लियर दिखता है। ऑपोजिट वाला तो एकदम हमको क्लियर दिख रहा है। ये हो गया, ये वाला हमारा है BC, दिस इज द साइड अपोजिट टू एंगल। अब जब बात होती है बेस की, अब बेस में लोग सोच के रखते हैं कि भाई साहब ये मेरा एंगल ए के साथ जो साइड होता है वो होता है। तो एंगल ए के साथ दो साइड लगे हुए हैं, AB भी लगा हुआ है, AC भी लगा हुआ है। अब AC का नाम तो फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज। तो फिर एडजेसेंट साइड यहां पे आप किसको पिक करोगे? आप पिक करोगे AB को। तो ये हो जाएगा मेरा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इज इट क्लियर गाइस? क्या इतना समझ Yes, में sir. आया? बस कोई डाउट है किसी को? सर परपेंडिकुलर वाला एक बार और समझा। देखो, परपेंडिकुलर मतलब खाली आप इतना समझो, सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस वो दोनों साइड्स होंगे जो 90 डिग्री बनाते हैं। परपेंडिकुलर और बेस वो दो साइड्स होंगे जो 90 डिग्री बनाते हैं। अब उसमें से किसको परपेंडिकुलर बोलोगे, किसको बेस बोलोगे, ये एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम एंगल ए को पिक कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए एंगल ए के अपोजिट में जो साइड आता है वो परपेंडिकुलर बोला जाएगा, और एंगल ए के साथ में जो लगा हुआ है एडजेसेंट में जो साइड है उसको बेस बोला जाएगा। बस परपेंडिकुलर कौन सा होगा? उस एंगल के अपोजिट का जो साइड है उसको परपेंडिकुलर नाम दिया गया है, और उस एंगल के साइड में जो साइड है उसको बेस नाम दिया गया है। और तीसरा तो हाइपोटेन्यूज अपना कांस्टेंट रहेगा चाहे हम किसी भी एंगल की बात करें। इज इट ओके नाउ? यस सर। सर बेस तो AC भी हो सकता था ना? हाँ हाँ, बेस AC। देखो, ये बेस और परपेंडिकुलर का जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू एंगल ए आया। अब अगर मान लो मैं सेम ट्रायंगल लेता हूं, मैंने लिया सेम ट्रायंगल, ABC, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एंगल C के लिए। अब ये एंगल C के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो अब आपको क्या देखना है? C के अपोजिट में कौन सा साइड आ रहा है? तो C के अपोजिट में कौन सा साइड आ रहा है? एंगल ए और एंगल बी। ठीक है। उसके बाद बेस देखेंगे, तो बेस में कौन BC सा साइड है? BC BC। BC. हाइपोटेन्यूज हमारा तो कांस्टेंट ही है, राइट? हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा हमेशा सेम, चाहे हम किसी भी एंगल की बात करें। AC, इज इट ओके? यस सर। तो अभी फिलहाल आप, आई बिलीव आप सबको एक, और अच्छा, एंगल ए और एंगल सी दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स है। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा ये आपको समझ में आ गया। अब जो मैं टी रेशियोज की बात कर रहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा था, सिक्स,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन, मान लो एक यहाँ पे ट्रायंगल बना ही देते हैं। तो अब ये जो रेशियोज है ना, ये 6 रेशियोज के अगर मैं नाम शॉर्ट में लिखूं यहाँ पे, तो वी हैव साइन, कॉस, ये सब क्या क्या मीनिंग क्या है ये हम पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक एंड सेक। तो ये 6 रेशियोज हैं जिन जो कहीं ना कहीं एंगल्स को, एक्यूट एंगल्स को, या बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल के किसी भी एंगल को उनके साइड्स के साथ रिलेट करता है। सो अब अगर मैं बात करूं साइन ऑफ एंगल ए, तो ये होता है P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। फिर बात करेंगे कोसाइन। कोसाइन को शॉर्ट में कहते हैं कॉस, तो कोसाइन को शॉर्ट में कहते हैं कॉस। कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर आते हैं टेंजेंट, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है टैन। तो टैन ऑफ एंगल ए इज एक्चुअली P अपॉन B। अच्छा, इसको P मतलब ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे स्टोरीज है इसके ऊपर बेस याद रखने के लिए। सबसे फेमस वाला जो है वो है पंडित बद्री प्रसाद। बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप ठीक से देखो, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, जो सारे वर्ड्स लिखे हैं, इनका जो स्टार्टिंग लेटर है P B P H H B। तो देखो P, सबका न्यूमरेटर देखो P B P, और फिर सबका डिनोमिनेटर है हर हर बोले से आया है H H B। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज सिंपली टू रिमेंबर कि भाई साहब साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का लेंथ दिया होगा, हाइपोटेनस का लेंथ दिया होगा, इस तरीके, या एंगल दिया होगा तो हम बता सकेंगे कि भाई साहब अगर मेरे को एंगल पता है और अगर मेरे को हाइपोटेनस पता है तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ साइन के हेल्प से। समझ रहे हो बात? मेरे को अगर एंगल पता है, अगर मेरे को हाइपोटेनस पता है, तो मैं परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल सकता हूँ ये साइन का रेशियो को यूज करके, या कॉस का रेशियो भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स गो टू एनसीईआरटी वंस, ताकि आपको थोड़ा मोड़ा आपको मैंने पढ़ने के लिए भी दिया था वैसे। अच्छा, यहाँ पे आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन रीड किया है तो इस इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया होगा कि जो मेन यूज आया था एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री का, वो आया था मेजरमेंट्स करने के लिए, राइट? मेजरमेंट्स करने के लिए। अब जैसे कि आप थोड़ा सा सोचो, अगर मैं आपको सिंपली बोलूं माउंट एवरेस्ट का मेजरमेंट, वो कहते हैं ना 8 किलोमीटर लंबा है, तो माउंट एवरेस्ट का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया गया है बता सकते हो? क्या कोई इंसान क्या रस्सी लेकर चढ़ना शुरू कर दिया था और फिर उन्होंने मेजर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके? एग्जैक्टली, ट्रिगोनोमेट्री का वहां पे यूज हुआ था। कैसे यूज हुआ था? मान लो कि ये आप खड़े थे, ठीक है, ये अपना अभी फिलहाल ये कुतुब मीनार है लिखा हुआ यहाँ पे, मान लो कि ये माउंट एवरेस्ट था। अब ये माउंट एवरेस्ट का ये वाला लेंथ, ये लेंथ मेजर करना मुश्किल है, ठीक है?
लेकिन ये वाला लेंथ हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में है। आप माउंट एवरेस्ट के बेस से कितना दूर हो ये कहीं ना कहीं आपके हाथ में रहता है। मान लो कि आप माउंट एवरेस्ट के बेस से 5 किलोमीटर दूर थे और आप यहाँ पे खड़े होकर माउंट एवरेस्ट के टॉप की तरफ देख रहे हो, तो ये जो आपका आंख से टॉप की तरफ जो एक लाइन बन रही होगी ना, ये आप आगे जाकर पढ़ोगे चैप्टर नंबर 9 में, इसको लाइन ऑफ एक्शन बोला जाता है। तो ये वाला जो लाइन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ एक्शन, और ये वाला जो इसका सर के साथ जो पैरेलल लाइन बनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज एक्यूट। ठीक है, दिस एंगल इज एक्यूट। और ये जो एंगल कंप्लीट हुआ तो देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बेसिकली ये कुछ कैसा शेप में बन जाएगा, वी विल हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी विल हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे ये एंगल हमको पता रहेगा, ये 90 डिग्री है, ये वाला लेंथ हमारे कंट्रोल में है, मान लो कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये एंगल मान लो कि 45 डिग्री का है, तो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 5 किलोमीटर है, तो हम इजीली इसकी वैल्यू बता सकते हैं या फिर इसकी वैल्यू बता सकते हैं यूजिंग टी रेशियो, राइट। तो ये बेनिफिट है हुआ हमको ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेकर। इज इट क्लियर गाइस? इस तरीके के जो मुश्किल मेजरमेंट्स थे ना, जो प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं हमको ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से बड़ा आसान हो गया था हमारे लिए कैलकुलेट करना, राइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यही एंगल ए के लिए ये साइड ऑपोजिट टू एंगल ए हो गया और ये साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो गया। वही अगर एंगल ए की जगह एंगल सी ले लिया तो ऑपोजिट वाला ए बी बन गया और एडजेसेंट वाला बी सी बन गया। और अब वो 6 जो रेशियोज है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, मतलब 6 रेशियोज है। क्या लिखा है सबसे पहले? साइन ऑफ एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए जो कि परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो इस तरीके से आपको सीधा उसके बाद एनसीईआरटी में इन 6 रेशियोज के डेफिनेशन के ऊपर आ गए। तो सबसे पहले आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा यहाँ पे, टू रिमेंबर कि भाई साइन का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है, टैन का मतलब क्या होता है। ओके, याद रहेगा ना? साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर, आप क्या करना, साइन, कोसाइन, टैंजेंट लिख लेना और ये याद रख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके स्टार्टिंग लेटर्स हैं पीबीपी, एचएचबी। तो आप तीनों का न्यूमरेटर में यहां से शुरुआत करना, पीबीपी आ जाएगा और डिनोमिनेटर लिखने के लिए हर हर बोले का यूज करेंगे स्टार्टिंग लेटर्स का। तो पहला एच साइन के लिए, दूसरा एच कोसाइन के लिए और तीसरा लेटर जो बी होगा वो टैंजेंट के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो अगले 3 रेशियोज हैं उसको भी देख लेते हैं। जो कोसिकेंट होता है उसको शॉर्ट में कॉसेक बोला जाता है और ये होता है 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो कोसेक ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। फिर सीकेंट शॉर्ट में बोला जाता है सेक, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस। एंड लास्टली कॉट, कोटेंजेंट, इसको बोला जाता है शॉर्ट में कॉट। ठीक है, ये होता है टैन, मतलब कि 3 रेशियोज, तीनों का रिवर्स का नाम है। तो साइन का रिवर्स को कोसेक बोलते हैं, कोसाइन के रिवर्स को सीकेंट बोलते हैं और टेंजेंट के रिवर्स को कोटेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं साइन का, तो साइन होता है P अपॉन एच। P अपॉन एच को उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, H अपॉन P। तो ये कोसिकेंट का फॉर्मूला हो गया। कॉस क्या होता है, B अपॉन एच। सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, तो उस हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, H अपॉन बी। टैन होता है P अपॉन बी, ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो वी विल हैव B अपॉन पी। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये 6 रेशियोज अब आप सबको याद रहेंगे गाइस?
चेक करो, कहीं पे दिक्कत है तो बताओ। ये यहीं पे आपको दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए कि कैसे याद रखना है। 1 2 3 4 5 and 6। Is this okay, guys? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, if this is okay, then let's have a small छोटा सा एक्सरसाइज। आप क्या कीजिएगा, सामने मान लो अभी स्टार्टिंग पार्ट है, मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने। ए बी सी। ठीक है, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया आपके सामने एबीसी, जो राइट एंगल है बी पे। अब आप सब क्या करो फटाफट, साइन ए, सारा जितना रेशियोज है ना, साइन कॉस टेन, सारे रेशियोज का वैल्यू लिखो फटाफट ए के लिए। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इनकी वैल्यूज लिखना शुरू करो। हरी अप, ताकि आपको ये यूज सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। जहां पे फंसोगे मेरे को बताना। हाँ आयुषी, नीचे की जो 3 टी रेशियोज है ना, वो पहले 3 टी रेशियोज के ऑपोजिट है। हरी अप गाइस, एवरीवन। मैं लोगों से थोड़ा पूछना शुरू करता हूं। राघवेंद्र, साइन ए का वैल्यू कितना होगा? सर साइन ए का सर 12/13। 12/13, वेरी गुड। तो अब मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, हाँ एक दो चीजें यहां पे कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही अपना एंगल ए है, एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए हमारा P क्या होगा? P विल बी 12 एंड हमारा B कितना होगा? B विल बी 5। हाइपोटेन्यूज आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा 13। तो एंगल ए के लिए H हो गया हमारा 13। H तो ऐसे भी हमेशा ही 13 रहता। मेन पार्ट क्या था? एंगल ए के लिए हमारा P हो गया 12 और हमारा B हो गया 5। तो जैसे कि राघवेंद्र ने बताया, साइन का वैल्यू उसने रखा है 12/13, और पिछले अभी जस्ट अपन ने देखा था कि वो P/H होता है, राइट? तो इस तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट, अंश, कॉस से बताओ जल्दी से। अंश क्या होगा कॉस से? बताओ क्या हो गया? चैट में बता दो अगर इंटरनेट का इश्यू है तो।
वेरी गुड, 5/13, राइट। कॉस अपना बेस अपॉन हाइट हो गया, तो 5/13। अब tan क्या होता है? tan होता है p/b। तो p है मेरा 12 और b है मेरा 5। cot क्या है? ऐसे याद रखो ना, cot tan का उल्टा, तो tan का उल्टा कितना हो गया? 5/12। sec की बात करें, sec के लिए क्या बोला गया है? sec किसका उल्टा होता है? गो टू द प्रीवियस स्लाइड। sec उल्टा होता है cos का। cos 5/13 है, तो sec कितना हो जाएगा? 13/5 हो जाएगा, ठीक है। कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन अगर 12/13 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13/12, ठीक है। चलो ये तो फटाफट निकल गया। नाउ अगर मैं आप लोगों से साइन सी, जल्दी से अभी मेरे को चैट में आप लोग साइन सी, कॉस सी, टेन सी का वैल्यू बताओ। साइन सी, कॉस सी, टेन सी का वैल्यू बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने लोग करते हैं फटाफट रिस्पॉन्ड। अंशु का रिस्पॉन्स आया है, अज्ञा का रिस्पॉन्स आया है, विकास का पहला आया है, पूजा का आ गया है। चार स्टूडेंट्स बस, और कोई नहीं। शुभम का आंसर आया है। शुभम कॉस का वैल्यू गलत लिखे हो, सॉरी साइन का वैल्यू गलत लिखे हो आप। विकास गलत है, विश्वास सही है। आयुषी, समझने वाली चीज इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि जो 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इनका वैल्यू कैसे निकालना है किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए। अब अगर हम एंगल ए की बात करें तो ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है। तो बोला गया है कि जब भी आपको किसी एंगल का साइन निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर वाला साइड देखिएगा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए यहाँ पे P/H लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे P/H लिखा हुआ है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, जब मैंने इनसे साइन ऑफ ए पूछा, साइन ऑफ एंगल ए पूछा, तो एंगल ए के ऑपोजिट में 12 सेंटीमीटर है और इसके एडजेसेंट में 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। तो जब साइन पूछा गया तो इन्होंने अपने माइंड में याद रखा कि भाई साहब साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब P के जगह पे उन्होंने न्यूमरेटर में 12 लिखा है और H जो कि हाइपोटेन्यूज है उसकी जगह पे उन्होंने 13 लिखा है, और इसी तरीके से सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो साइन सी की बात करें, अब ये एंगल सी के लिए अगर देखोगे, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा वाला हुआ? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया हमारा ए बी, उसके ऑपोजिट में हमारा बेस कौन सा हुआ? बेस हो गया हमारा BC और H हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा AC है, ठीक है। तो जब आपको साइन सी पूछा जाएगा तो ट्रायंगल को देखते हुए साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे AB हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज आपका AC है। अब AB का वैल्यू है 5, AC का वैल्यू है 13, तो साइन सी का वैल्यू हो गया 5/13। फिर बात करते हैं कॉस का, तो कॉस सी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस सी, एंगल सी के लिए बेस हो गया BC ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, हाँ, एंड साइड हाइपोटेन्यूज हो गया AC। अब BC की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर,
AC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं tan का। तो tan हो गया अपना परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है AB और बेस है अपना BC। तो ये AB की वैल्यू डाला हमने 5, BC का वैल्यू डाला 12, तो ये बन गया 5/12। ठीक है, इज इट ओके? मेन चीज क्या थी यहाँ पे कि एंगल A का जब साइन निकाला और एंगल C का जब साइन निकाला तो हमको हमारे ध्यान में आना चाहिए कि A के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होंगे, C के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग अलग होंगे। इसीलिए देखो साइन A का वैल्यू 12/13 आया है, साइन C का वैल्यू 5/13 आया है। 13 दोनों में सेम क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज था। हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहता है। परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो एंगल के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो अब जब आपको ये पार्ट सॉल्व करना आ गया तो देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर क्लास को करते हैं खत्म। जैसे आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्या क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो अभी फटाफट? हरी अप एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4। सर 4 नंबर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। 15 कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है 8। फिर पूछा है साइन ए और सेक ए निकालने के लिए। सर 15 कॉट ए नहीं समझ में आ रहा। देखो क्वेश्चन में हमको स्लाइड पीछे करेंगे। हाँ यही कर लेते ना, 15 कॉट ए, इसका वैल्यू हमको 8 दिया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है अगर ये गिवन है देन फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अब देखो आपको ये पता है कि भाई साहब ये तो रेशियो में आना चाहिए, मतलब हम जब भी डील करते हैं साइन कॉस वगैरह रेशियो में रहता है। तो कॉट को पहले अकेला करो ना, कॉट को अकेला करो, काम हो जाएगा। अज्ञा ने वैल्यू दे दी है, तो सर अंश का भी 8/15 वैल्यू। हो जाएगा। हाँ आप मतलब कॉट को हमको यहाँ अकेला करना है, तो कॉट ए हो जाएगा, 15 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया अपना 8/15। ठीक है, अब 8/15 होने के बाद अब अगर एक ट्रायंगल बना ले साइड में, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में मानो कि ये एंगल ये था, ये था अपना एंगल है। ठीक है, अब कॉट होता है tan का ऑपोजिट, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट? तो दिस विल बी बेस and this will be our perpendicular, this will be our base and this will be our perpendicular। अब गाइज आप लोग किए हुए हो ऑलरेडी कि अगर 8:15 का रेशियो है तो हम वैल्यूज को 8x और 15x मान सकते हैं कि नहीं? बताओ। Yes, sir. रेशियो अगर 8:15 दिया हुआ है तो हम बेस को क्या मानेंगे? 8 x और परपेंडिकुलर को मान लेंगे 15 x। तो अब इस एंगल के लिए, इस एंगल के ऑपोजिट में है परपेंडिकुलर ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर P, इसका हम वैल्यू क्या रखेंगे? 15 x, और इसके एडजेसेंट में है ये वाला साइड, तो यहाँ पे बेस कितना लिखेंगे हम? ये लिखेंगे 8 x। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं? यस सर। राइट, तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? दिस विल बी रूट अंडर p स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। अब p की वैल्यू कितनी है 15x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है हमारा 8x का होल स्क्वायर। तो 225 प्लस 64 अपना 289 हो जाएगा, रूट वगैरह लगाकर ये हो गया 17x। ओके, अब तो उस हिसाब से मेरा h का वैल्यू आ गया 17x। और जैसे ही मेरे को h का वैल्यू मिल गया, क्या अब मेरे को कोई दिक्कत होगी साइन और सेक निकालने में? सर इसमें x मानना जरूरी है सर? यस, x मानना जरूरी है। रीजन एकदम सिंपल सा भाई, कि मानो कि आपके पास वॉलेट में जितना रुपया है, मेरे पास जितना रुपया है, उसका जब रेशियो ले रहे हैं तो रेशियो आ रहा है 1:2। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो सकता है कि आपके पास 1 रुपये है और मेरे पास 2 रुपये है। आपके पास 1 करोड़ और मेरे पास 2 करोड़ भी तो हो सकता था, उसका रेशियो भी तो 1:2 ही आएगा, राइट? तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप x नहीं मानते हो ना तो आंसर गलत नहीं आएगा, माइंडेड। x नहीं मानते हो तो आंसर गलत नहीं आएगा, बट मैथमेटिकली स्टेप्स थोड़े से गलत हो जाएंगे, टीचर जो है कुछ नंबर काट लेगा, ठीक है? सो आई कैन सी कि गर्ल्स वगैरह सबने आंसर कैलकुलेट कर ही लिया है, तो लेट्स कंप्लीट इट। साइन ए हो गया अपना परपेंडिकुलर बाय, देखो ये ना अपने मुंह से बोलना शुरू करो अभी स्टार्टिंग पार्ट में, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बोलना शुरू करो ताकि ये आपके दिमाग में आराम से सेट हो जाए, फिर वो कंफ्यूजन ना रहे। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई साहब साइन और कॉस में कहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा और न्यूमरेटर में कहाँ पे बेस आएगा, ठीक है? तो अब P अपना यहाँ पे 15x है, H अपना 17x है, x और x ऊपर नीचे से कट जाएगा ये x, राइट? तो फाइनली ये मेरा आंसर बन गया 15/17। तो x अल्टीमेटली कट ही रहा है, बट मैथमेटिकली दिस इज करेक्ट। ओके, फिर सेकेंड पार्ट सेक। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज है अपना 17x और बेस है अपना 8x, x और x कट जाएगा, तो यहां से हमको आंसर मिला 17/8। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। x तो लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, x कट जाएगा, ठीक है? x कट जाएगा, लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। किसी को कोई डाउट है? अभिनव, आशीष, पूजा, युविका? चलो, तो फिलहाल आज की क्लास का हमारा मेन क्या था, टॉपिक्स। पहले तो शुरू किया हमने एक छोटा सा क्विज से, जहां पे आपके ट्रायंगल्स के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए यहाँ पे वो यूज हो गए। फिर मैंने बताया कि ट्रिगोनोमेट्री का मेन यहाँ पे स्टार्टिंग पार्ट में हम रेशियोज देखते हैं। रेशियोज क्या करते हैं, हमको साइड्स और एंगल्स को रिलेट करने में हेल्प करते हैं। अभी भी कितने अच्छे से हेल्प करते हैं ये पार्ट अगले एक्सरसाइज में आप अच्छे से समझोगे, बट फिलहाल साइन का मतलब कौन सा साइड बाई कौन सा साइड होता है, ये चीज कहीं ना कहीं आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हमने देखा कि साइन कॉस, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज को याद रखकर हम साइन कॉस और टैन के रेशियोज कैसे लिख सकते हैं ये बताया। उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों किसके रिवर्स होते हैं ये आपको दिमाग में फिट करना होगा, ठीक है? फिर हमने एक क्वेश्चन लिया जहां पे ट्रायंगल बनाया हुआ था, उसके तीनों साइड हमारे पास थे, और मैंने आपको साइन एंगल ए के सारे टी रेशियोज निकालने के लिए दिए। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जहां पे हमको टी रेशियो दिया हुआ रहता है, एक टी रेशियो दिया हुआ रहता है और उससे मेरे को अलग अलग टी रेशियोज निकालने होते हैं। तो आपका जो ये एक्सरसाइज होगा, जो आपका होमवर्क रहने वाला है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है? तो ये सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है और किसी चीज के ऊपर बेस्ड नहीं, ठीक है? तो अभी हमने जितना चीज किया है उसके ही ऊपर कोशिश कीजिएगा कि आप इसको आंसर करते हैं, ठीक है? हाँ अभिनव, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। पूजा, एक्स लेकर सॉल्व हो जाएगा,
और आंसर भी वही आएगा, बस मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। गलत इसीलिए होगा क्योंकि रेशियो अगर 1:2 दिया हुआ है ना, तो हम एक वैल्यू को 1 और दूसरी वैल्यू को 2 लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैथमेटिकली थोड़ी सी गलती हो जाती है। रेशियो दिया हुआ रहता है ना, तो हमेशा हमको x और 2x के फॉर्म में लेना पड़ेगा वहां से, ठीक है। सो ये पीडीएफ आपके ग्रुप पे चला जाएगा। यहीं पे मैं लिख देता हूं, होमवर्क एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। कंप्लीट करो, क्लियर। चलिए, तो मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूं, पीडीएफ ग्रुप पे चला जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पे पूछिएगा, क्लियर। राघवेंद्र, मैथ्स की अगली क्लास मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को होगी। टाइम टेबल आपको आज शाम को अब मिल जाएगा, ठीक है। वेंसडे मोस्ट प्रोबेबली होगी, और इस वीक से अब हम 3 क्लासेस होंगी मैथ्स की। श्रेय, एब्रिविएशन का कोई मतलब नहीं है, बस शॉर्ट में स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिए गए। जो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप देखो सबके स्टार्टिंग के 3 लेटर्स लिए गए थे यहाँ पे, साइन, कॉस, टेन। अब यहाँ पे कोसेकेंड में क्या था कि अगर इसके 3 लेटर्स लेते तो फिर से कॉस हो जाता और सेकंड वाले के साथ मिक्स हो जाता, तो यहाँ पे कॉसेक लिखा गया था बस। बाकी सेक का भी, सीकेंड का भी पहला 3 लेटर लिया गया है, और कोटेंजेंट का भी पहला 3 लेटर लिया गया है, बस बोलने में आसानी, और कुछ नहीं, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ओके ओके सर। चलो फिर क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। एंड मोस्ट प्रोबेबली आवर क्लास विल बी ऑन वेडनेसडे। टाइम टेबल अभी बनाकर भेज दूंगा। वेलकम आयुषी, बाय। चलो।